Hey guys, Priyanka this side. I hope you all are doing great in your life. So this video is in continuation of the first video जो पार्ट 1 ऑलरेडी जा चुका है, जिसमें हम ऑलरेडी गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री के PYQs डिस्कस कर चुके हैं। ये 2022 का पेपर है जो मैंने इस साल में एग्ज़ाम दिया था और इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे मैं अपने पहले वीडियो में मैं कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन सेज कि यहाँ पे 2 RNAs shown below were used separately। ऐसे 2 टेम्पलेट की तरह ये RNA को यूज किया है और हमें देखना है कि कौन सा कोडॉन कौन सा अमाइनो एसिड के लिए है। ओके, सो हम पहले बना के देखते हैं। सो फर्स्ट RNA, ये रिपीटेशन है AG, सॉरी इसके रिपीटेशन में है 5 प्राइम टू 3 प्राइम तक। ओके, और हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन सा कोडॉन किस 2 अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, बस यही सिर्फ पता है कि आर्जिनिन और ग्लूटामेट यहाँ से बन रहे हैं। ओके, सो यहाँ से हमें देखें कि एज वी नो कि ट्रिपलेट कोडॉन से एक अमाइनो एसिड कोड होता है तो AGA, और जो दूसरा फ्रेम बनता है वो है GAG, और जो अमाइनो एसिड हमें दिए हैं वो है आर्जिनिन एंड ग्लूटामेट। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी RNA इंडिपेंडेंटली दिया है और इसका रिपीटेशन जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे, तो वो है AAG। अगेन इसका भी रिपीटेशन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी ट्रिपलेट कोडॉन हम देखें तो ये पहला हो गया, फिर हो गया AGA और फिर GAA। ऑलराइट, सो यहाँ पे बना देते हैं लाइक AAG, then comes AGA, then GAA, और इसमें से जो भी 3 अमाइनो एसिड बन रहे हैं वो है आर्जिनिन, ग्लूटामाइन और लाइसिन, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा कोडॉन किसके लिए है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में भी AGA है और यहाँ पे भी AGA है, और हमें पूछा है कि कौन सा आर्जिनिन के लिए यूज होता है। तो यहाँ से हम ये कॉमन देख सकते हैं कि यस AGA इज द आंसर, क्योंकि AGA यहाँ पे भी है और AGA ऊपर में भी है, तो हम इस तरीके से सही आंसर पे पहुंच सकते हैं कि यस AGA इज द राइट आंसर, कि वो आर्जिनिन के लिए कोड में यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडोजीनियस सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन, ये इंसुलिन से पूछा है। ओके, इंसुलिन की सिंथेसिस से अगर आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि ये 12th के NCERT में भी दिया है और ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है कि अगर आपको आता है तो आप कर लोगे। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट कि इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो प्री इंसुलिन। फर्स्ट प्रो प्री बनता है, फिर उसके बाद प्रो बनता है, और ये मेच्योर में डाइसल्फाइड लिंकेज भी होते हैं A और B से, इसके साथ लिंक होता है। लेकिन R जो स्टेटमेंट कह रहा है वो गलत है, ये कह रहा है कि सिंगल साइड क्लीवेज होता है। नो, क्योंकि यहाँ से C का एक बड़ा सा फ्रेगमेंट ही रिलीज हो जाता है, तो R स्टेटमेंट ही सिर्फ गलत है, तो आंसर हो गया B, PQS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फैक्ट बेस्ड, कि अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे। यहाँ पे एंजाइम पूछा है कि कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडियोल में, तो फर्स्ट आंसर ये हो गया एरोमेटेज। सिंपली बस हमें ये पता होता तो हम ये कर लेते। ओके, बाकी एंजाइम्स भी आपको इसके फंक्शंस देख लेने हैं कि कहाँ कहाँ किस स्टेप में किसकी बायोसिंथेसिस में यूज हो रहे हैं, क्योंकि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया तो क्या पता नेक्स्ट टाइम इसी दूसरे एंजाइम के बारे में भी पूछ ले। ओके, देन अगेन क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन है
ये हमें पता है कि जहाँ हिस्टिडीन होता है कि उसके साथ निकल होता है, तो इस दोनों की एफिनिटी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा है। ये कॉमन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ से हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही बात कर रहा है। ओके, ये तो बहुत इजी और बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है कि एमएसक्यू आपको देखना है कि एमएसक्यू पूछा है या एमसीक्यू पूछा है। ओके, आपको ऊपर साइड में दिया होगा। सो नाउ कहाँ पे किस किस स्ट्रक्चर में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये किस में है, सॉरी, तो सेल्यूलोज में भी देखने को मिलता है, यस, काइटिन में भी और लैक्टोज में भी, सिर्फ माल्टोज में नहीं है, वहां पे अल्फा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सा, वो आप बस एक बार देख लेना। और मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केट एक्सेल के जो टॉपिक्स बताए हैं उसमें भी ये टॉपिक मेंशन है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IgA इज करेक्ट। सो हमें पता है कि IgA ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है कि जो 2 टाइप में प्रेजेंट होता है, कि IgA का मोनोमर भी प्रेजेंट है और डाइमर भी प्रेजेंट है। मोनोमर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और डाइमर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ओके, और ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। ये इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये भी MSQ टाइप क्वेश्चन ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, तभी आप ये कर पाओगे। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इट इज सिक्रेटेड इन कोलोस्ट्रॉम। तो कोलोस्ट्रॉम इज अ मदर्स मिल्क, ये आंसर, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल बाय ट्रांसिस्टोसिस, ये भी सही है, यस। इट्स सिक्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय पोली IG रिसेप्टर, ये बात भी सही है, मगर ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो डाइमर की तरह सीरम में नहीं पाया जाता। ओके, प्राइमरी वहां पे नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत इजी है। अगर आपको बस फॉर्मूला पता है इसके, तो आप आराम से, आपको ध्यान देके करना है तो आप आराम से सही आंसर तक पहुंच सकते हो, और आपको इजीली इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप पेन और पेपर साथ में लेके बैठना और मेरे साथ साथ सोल्व करना, ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर दूसरी बार आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले ये देखना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो PEP और ADP ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पे पायरुवेट और ATP, तो पायरुवेट और ATP यहाँ पे ऐसे है। तो सिंपली ये दोनों डेल्टा G की वैल्यू सिंपली ऐड होगी। ये मैंने अपनी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की जो लिस्ट है इसमें भी सारी लिस्ट डाउन कर दी है, और वहां पे मैंने बारीकी से बताया कि किस तरीके से यूज होगा इसका। ओके, सो सिंपली हमें डेल्टा G0 की वैल्यू हमें इसे ऐड कर देना है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ओके, सो हमें बस डेल्टा G, इसको हम 1 कंसिडर कर ले ऊपर वाले को, और नीचे वाले को 2, तो सिंपली बस ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ साथ ही सोल्व कर रही हूँ, आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो, और बाद में आपका कैलकुलेशन मैच कर सकते हो। आंसर इज -31.4। ये हमें यहाँ से मिली डेल्टा G0 की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा G। तो डेल्टा G की सिंपल फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT ln K प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं, हमें डेल्टा G फाइंड करना है, तो हमारे पास डेल्टा G0 की वैल्यू है, तो हम इसे लास्ट में पुट करते हैं। R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो जूल में है। ओके, सो 8.315 इनटू टेम्परेचर हमें केल्विन में ही लिखना होता है, तो जो भी हमें 37 डिग्री सेल्सियस दिया है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 से हमें ऐड कर देना है सिंपली, देन वी विल गेट 310।
फिर ln, और जो प्रोडक्ट दिया है लाइक हमें पता है कि प्रोडक्ट एटीपी एंड पायरुवेट है और जो रिएक्टेंट है वो पीईपी एंड एडीपी है और यहाँ पे चारों की वैल्यूज हमें दी है। ओके तो सिंपली हमें बस प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करनी है और रिएक्टेंट की वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे ऊपर है 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 25 इंटू 25। ऑलराइट, सो ये कैंसल आउट हो गए, ऊपर 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये हो गया 4। हमें ln 4 की वैल्यू अब निकालनी है। मैं यहाँ पे ऊपर सोल्व कर रही हूँ, आप यहाँ पे कंटिन्यू में देख लेना। ओके तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें पता है लेकिन बाद में पुट करेंगे। ln 4 की वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल के रख दी है, वहां पे भी आपको कैलकुलेटर मिलेगा तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। इट इज 1.38। अब इन सबको एक साथ कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3556.7, लेकिन ये है जूल में और हमें आंसर पूछा है किलो जूल में, तो हमें इसे डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, तो हमें कुछ आंसर मिलेगा 3.5। हमें आंसर मिल गया 3.5 और डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें पता है जो हमने पहले ही निकाली थी। सो नाउ डेल्टा जी विल बी -31.4 प्लस 3.5, तो जो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी तो वो है -27.9। ओके तो सिंपल से वे में बस हम आंसर तक पहुंच गए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है केम और इनहिबिटरी कंसेप्ट्स है कि जैसे हमें ये पता होगा तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इसकी सिंपल सी फॉर्मूला है द हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन was found at substrate concentration। तो ये सिंपली हमें km बता रहा है कि km की वैल्यू गिवन है। तो km इज 0.5 into 10⁻⁻6 मोलार। ओके और km डैश की वैल्यू भी गिवन है। जो भी हमें वैल्यूज गिवन होती है वो हमें पहले नोट डाउन कर लेनी है। ओके तो हमें km डैश की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मोलार। राइट, और हमें I भी गिवन है। जो हमें चीजें गिवन है वो मैं पहले नोट डाउन कर रही हूँ, जो कि KI कंसीडर करते हैं। जो KI की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻7 मोलार और जो हमें फाइंड करना है वो है I। ओके ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन यही हमें कह रहा है। लेकिन इसके लिए हमें जो फॉर्मूला पता होनी चाहिए वो होती है कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस I अपॉन KI। और अल्फा हम कैसे निकालेंगे, km प्राइम डिवाइड बाय दिस km, तो हमें ये पता चलेगा कि कितना फोल्ड है। अल्फा से इज अबाउट फोल्ड कि कितना फोल्ड का इनहिबिशन है, k प्राइम कितना बड़ा है। ओके तो ये हम यहाँ से सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। तो सिंपली बस ये कैंसल आउट कर दो और फिर ये 3, तो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई कि अल्फा की वैल्यू 3 है। तो बस हम इस फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे
कि यहाँ से अगर मैं अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की आई की वैल्यू डाल दूँ 2 इंटू 10⁻⁻7 तो अल्फा इज 3 तो यहाँ पे 1 आया तो माइनस हो गया इज इक्वल्स टू आई अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻7 तो यहाँ पे आ गया 2 तो 4 हो गया I इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 लेकिन हमें पूछा कि इसमें माइक्रोमोलर में ओके तो माइक्रोमोलर में हम कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁶ कर देंगे तो हमें जो आंसर मिला तो वो ये मिला 0.4 ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री सेशन से तो क्वेश्चन इज कि हमें 40 टाइम्स हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सैंपल का डाइल्यूशन किया ओके तो ओडी मिली 0.01 तो इसके लिए हमें जो प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज हमारा जो चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जब ओडी देता है 1 ओके तो वो होती है 40 माइक्रोग्राम होता है तब हमें ओडी मिलती है 1 ऑलराइट लेकिन हमने यहाँ पे किया सिंपली डाइल्यूशन 40 टाइम्स हमने डाइल्यूट कर दिया सैंपल को तो अब हमें ओडी मिल रही है 0.01 की और कंसंट्रेशन है ये 40 तो बस हमें बस सिंपली यही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था सर ये 40 है तो यहाँ से ये हट गया एंड आंसर इज 16 माइक्रोग्राम तो बस ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया और आंसर तक पहुंच गए So now let's end this session. So with this quote, fear kills more dreams than the failure ever can. So do not fear, numericals उतने भी टफ नहीं होते